कहीं भी जाओ अगर उसमें कंटेंट अवेलेबल नहीं है और तब आप कर रहे हो, तब तो वो स्किल डेवलपमेंट उसका बिल्कुल सही प्रोसीजर होता है, कुकिंग होता है। सबसे जो मेन प्रोसीजर होता है उसका, आपको ऑपरेशनलाइजेशन डेफिनेशन देना पड़ता है सबसे पहले, या उसमें नई डायमेंशन ऐड करो। जैसे पहले फोटो पर जेनेरिक स्केल अवेलेबल था, फिर लोगों ने कहा कि यूनी डायमेंशनल नहीं है, ये बाई डायमेंशनल है, फॉर एग्जाम्पल या कोई और कंसेप्ट जो मल्टी डायमेंशनल। तो यू प्रूव इट दैट वे, यू कम अक्रॉस विद द स्टेट। वहां पे फिर आप एक्सप्लोरर्स को बुलाते हैं, जनरेशन को पैटर्न्स निकालते हैं, फिर एक्सप्लोरर्स को बुलाते हैं, फिर फोकस ग्रुप लगाते हैं। क्योंकि जब तक आप एक नया सेंटिमेंटेशन में अटैच नहीं करेंगे तो आपको स्किल डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं है ना, कंसोलिडेशन का बच्चे की क्या करो। अभी आप लोगों की ट्रस्ट की स्टेटमेंट पांच हुई है, मेरे को पसंद नहीं आई, मैं तो अपनी सुन, आपने सिनोनिम्स यूज करके किसी तरीके का सेंटीमेंट को कैप्चर कर दिया, जबकि पुराने स्केल से ऑलरेडी इतने सारे पेपर स्टैब्लिश हुए हैं, पूरा उसकी वैलिडिटी साइकोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैब्लिश हुई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इट्स वेल एक्सेप्टेड एज स्टैंडर्डाइज्ड थियरी कि ये कंसेप्ट ट्रस्ट फाइंड आउट करता है। अब आपकी जिंदगी किसी को ये थोड़ी मान लेगा कि हाइपोथेसिस करना है, आप कर लीजिए, but that is based on resources and that is never appreciated। अगर आपको करना है तो कुछ ऐसा सेंटिमेंट ऐसा वेरिएबल कर लगाएंगे जहां आपको क्रॉस लिटरेचर, फिजिकल लिटरेचर में है ही नहीं, नजर नाम आया हुआ है, पर ऐसे कुछ हैं टॉपिक्स जो आप भी अपने मेरे डोमेन में मुझे पता है कि दो कंसेप्ट ऐसे हैं जिनका स्केल भी अलग है। ना आइटम होना चाहिए, अगर नया चीज डेवलप करनी है आइटम से मतलब नहीं होता मैम लिखने की, इसमें होता है कि जो आपने डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन कितनी आइटम से कैप्चर होगी इसके ऊपर होता है। ऐसा कुछ थंबनेल तो होता नहीं ना, वो हमारे लिए होता है जब हम उसको वैलिडेट करते हैं टीम का। पर जनरली कोई भी स्केल में आया कि दो या तीन तो होती ही है, तभी तो वो निकट बनेगा, तो वो निकट की वो पूरी की पूरी उसकी जो रिजर्वेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लेवल, उससे उसी की रिजम्पशन की बोल रही है ना, लेकिन उसको ऑर्डिनल स्केल बन जाए। अगर मैं एक स्टेटमेंट पे उठाऊंगी तो वो भी तो ऑप्शन चूज करना ही है, तो ऑर्डिनल बन जाएगा बिकॉज ऑफ दिस मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेटमेंट्स, और उसका मैं क्यूमुलेटिव स्केल उठा के दैट्स इट बिकम द स्केल मेट्रिक डेटा, which is any some quantitative relationship between the dimensions that we attach and the items here. We are going to define those dimensions. Dimensions in one context we are saying, ma'am. मैम जैसे कोई आपका एग्जाम्पल से अगर आप बता तो मुझे थोड़ा समझना इजी है, कुछ भी एग्जाम्पल एक आंसर है वन अदर डायमेंशन तो मैं फाइनेंशियल जैसे मेरे पास तीन डायमेंशन मतलब कितने स्टेटमेंट, फाइव स्टेटमेंट पर डायमेंशन। मैम फिर वही वाली बात, आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, फिर उस डेफिनेशन को जितनी स्टेटमेंट कैप्चर कर सकेंगी आपको वो देंगे। ऐसे ही कंसेप्ट परसीव्ड रिस्क हम लोग बड़ा यूज करते हैं, परसीव्ड रिस्क एक डायमेंशन। अब रिस्क पहले एक अब कितने पेपर में जाएंगे, परसीव्ड रिस्क एक कंसेप्ट की तरह उन्होंने पांच डायमेंशन में लगाए, कितने पेपर में जाएंगे उसकी आठ डायमेंशन किधर मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद कुछ और पेपर आए, उन्होंने एक और नया रिस्क लिया जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन रिस्क। तो ये डिपेंड करता है मैम कि आप इसका ना कोई एक आंसर नहीं, ठीक है, ये ना कंसेप्ट को समझिए, उसकी डेफिनेशन देना, फिर एक्सपर्ट क्या लेकर आ रहे हैं, लिटरेचर में उसके कितने डायमेंशन की बात हुई है, क्योंकि पहला फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन यू कलेक्ट फ्रॉम लिटरेचर जो स्टेटमेंट की फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, पर एज ए कंसेप्ट इट इज अवेलेबल। जैसे किसी ने तो नॉस्टैल्जिया की कहीं तो डेफिनेशन दी होगी ना, अगर मैं नॉस्टैल्जिया को पकड़ ली, या फोमो की कहीं तो कोई डेफिनेशन दी होगी ना किसी ने, फिर मैं उस डायमेंशन को पकड़ती हूँ, उस डेफिनेशन को, then I see whether I want to add some context to that definition। मुझे लगता है कि ये definition complete नहीं है, it is incomplete, should I add something to that definition or I am adopting that definition as is। अगर मैं as it is उठा रही हूँ then I think okay, अगर ये definition किसी फोमो की है तो अब मैं क्या क्वेश्चन पूछूं जिससे किसी इंसान का सेंटीमेंट पता चले, उसके लिए आप अपने आप बनाते हैं। लिटरेचर में क्या नॉस्टैल्जिया या फोमो की एक ही डायमेंशन है, लिटरेचर क्यों पढ़ना पड़ता है, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ढूंढने के लिए, ठीक है। आप उसके लिए लिटरेचर नहीं करेंगे, फिर उससे पॉइंटर उठाएंगे, कीवर्ड्स उठाएंगे कि उस डेफिनेशन के कीवर्ड से ही तो आप स्टेटमेंट बनाएंगे ना।
स्टेटमेंट्स क्या होती है, एक फिनोमेना के कीवर्ड्स को तो हम कैप्चर कर रहे हैं, तो आप स्टेटमेंट बनाइए, देन यू विल ब्रिंग एक्सपर्ट्स इनटू द पिक्चर, फिर एक्सपर्ट्स उसके ऊपर कमेंट बनेंगे, सो इट टेक, फिर उसको आप पार्टिसिपेंट तक लेकर जाएंगे, फिर उसका जो ईएफए की बात हो रही थी, सीएफए की बात हो रही थी, अब वो करते हैं। और आज की डेट में अगर आपको स्किल डेवलप करना है तो सिर्फ एक स्टडी से स्किल डेवलप नहीं होता, उसको डिफरेंट कंटेक्स्ट में आप बता सकते हैं। आप उसकी एक ही स्टडी में स्टडी वन स्टडी टू स्टडी थ्री करके अलग अलग कंटेक्स्ट में उसको प्रूव करके दिखाते हैं, फिर उसकी नोमोलॉजिकल वैलिडिटी करके दिखाते हो, तो इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, तब जाकर आपका स्किल डेवलप डिफरेंट कंटेक्स्ट का मतलब जो लर्निंग होगा वो डिफरेंट चलता है, तो सेटिंग वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है कि देखो फोमो चाहे यूएस के लोग हो, चाहे इंडिया के लोग हो, चाहे चाइना के लोग हो, फोमो एक ही जैसे थे, मतलब इंडिया में फोमो को वही समझता है यूएस वाले। इट कैन बी दैट ऑल्सो, इट कैन बी एक ने रिटेलिंग में नहीं किया, एक ने बैंकिंग में नहीं, when I'm talking about questionnaire, मैं यहाँ पर ज्यादातर बात करूंगी क्वेश्चनियर फॉर क्लोज एंडेड, जिसमें आप अपनी तरफ से ऑप्शंस नहीं दे सकते, मैं उस तरह के क्वेश्चनियर की ज्यादा बात करूंगी, एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर की ज्यादा बात करूंगी, क्योंकि क्वेश्चन अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है जो हम क्वालिटेटिव में यूज करते हैं, जहाँ पे हम 3 4 5 क्वेश्चन से कहा जाते हैं, जैसे मैं आपसे पूछी व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट चाय, नाउ दिस इज आल्सो क्वेश्चनियर हैविंग वन क्वेश्चन, राइट। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चनियर होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए उसे 5 क्वेश्चन होना जरूरी है, 3 होना चाहिए, इट टोटली डिपेंड्स ऑन रिसर्च, सो कितनी इंफॉर्मेशन लेनी है और क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, तो देयर इज नो सेट रूल भी है। तो बेसिकली जब हम क्वेश्चनियर की लार्जर सेंस में बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव डेटा इकट्ठा करने के लिए, एंड क्लोज एंडेड मींस जहां पर आप सारी ऑप्शन ज्यादातर दे रहे हैं, एंड स्पेशली जब आप इसको क्लोज कर रहे हैं फॉर डेटा कलेक्शन। इन पायलट टेस्टिंग आप कुछ ऑप्शन ओपन रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप कुछ भूल गए हो, कुछ कैप्चर न किया हो, या जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन, व्हाट न्यूज़पेपर डू यू रीड, अब मेरे दिमाग में तो 4 5 न्यूज़पेपर आ गए जो मैं पढ़ती हूँ, या मेरे पड़ोसियों के घर में आता है, या मेरे लाइब्रेरी में आता होगा, मेरे दिमाग में जाते ही नहीं है, लेट से दिन का दिन दे दें, तो अब मुझे ऑप्शन देने हैं लेट के 4 5, तो मैं शायद वो दे रही हूँ। अगर यही मैं साउथ इंडिया में स्टडी कर रही हूँ और मैं रीजनल न्यूज का नाम दूं, रीजनल न्यूज़पेपर, तो मेरी स्टडी में कुछ कैप्चर रह जाएगा मुझसे, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया दे रही हूँ, हिंदू दे रही हूँ, और दे रही हूँ, हिंदी का इरादा डाल, पर रीजनल नहीं दिए तो मेरी स्टडी इनकम्प्लीट होगी। तो उसके लिए हम कभी कभी पायलट स्टडी के फेजेस में कुछ ऑप्शन में एनी अदर डाल देते हैं, लेकिन जब हम फाइनल क्वेश्चन रन करते हैं एनी अदर हमें थोड़ा परेशान करेगा कोडिंग, तो हम उस वक्त थोड़ी कोशिश करते हैं, ठीक है ना, होगा अभी, ठीक है, ओके। So that needs to be seen. So when I am talking about कि हम information ले रहे हैं, तो मैंने 4 words को रेड फोल्ड में डाला है, formalized, formalized मतलब कैजुअली नहीं है यार, इससे ये पूछ लिया, चल सकते ये नहीं, ये वाला दे देती हूँ, ABC सेट नहीं चलते हैं उसमें, किसी से कुछ पूछा, किसी से कुछ पूछा, ऐसे नहीं, प्रॉपर एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक टूल की तरह हम क्वेश्चन करते हैं, प्रॉपर उसमें एथिकल स्टेटमेंट होती है, प्रॉपर उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाता है, प्रॉपर उसमें पर्पस ऑफ द स्टडी शेयर किए जाते हैं, तो इट इज अ फॉर्मलाइज्ड टूल। आजकल एथिकल स्टेटमेंट और ये सब आपको बताना पड़ता है कि आपका डेटा हम लोग मतलब शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि कम्प्लीटली फॉर एजुकेशनल पर्पज उसको कहीं और सर्कुलेट नहीं किया जाएगा, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाएगा, ओनली कलेक्टिव इंफॉर्मेशन वुड बी देयर, समथिंग लाइक दैट। प्री स्पेसिफाइड होना चाहिए, मतलब मुझे पता है कि क्वेश्चन बंदा देख के हम क्वेश्चन नहीं निकालेंगे, अच्छा ये तो ऐसा लग रहा है कहीं से ये वाले क्वेश्चन पूछो, ये नहीं, प्री स्पेसिफाइड सेट ऑफ क्वेश्चन है, वो कितने भी होगा 15 20 25 वटेवर, एंड हमारा पर्पज है इंफॉर्मेशन निकालना, देना नहीं, उसका सेंटीमेंट पूछना, सजेस्टिव आंसर नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल अनबायस्ड और बहुत ही न्यूट्रल वे में क्वेश्चन पूछने, कहीं से भी ये सजेस्टिव नहीं होना चाहिए कि इसको करोगे तो ये मिलेगा, इसीलिए whenever I design my questionnaire स्पेशली गूगल फॉर्म में, तो मैं कभी भी ना नंबर नहीं देती हूँ कि रेट द फॉलोइंग, ऑलवेज को 5 4 3 2 1 करके नहीं देती हूँ, क्योंकि
मुझे पता है 5 4 3 2 का मतलब क्या है, लेकिन हमारी तो साइकिल भी वही है ना कि यार 3 दिए तो मेरे नंबर कम हो जाएंगे, शायद तो स्कोर आए और मेरा कॉग्निटिव लेवल है। ये मेरी अपनी थिंकिंग है जो मुझे लगता है। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट गिव द ऑप्शन। मैं देती नहीं हूँ कि 1 to 7 के स्केल पे लगाऊं, बिकॉज हमारे पार्टिसिपेंट इतने सारे के सारे इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर सके कि ये कैटेगरी ऑफ रिस्पॉन्सेज है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको आज भी लगेगा कि अगर शायद कम आएगा तो मेरा आईक्यू लेवल कम निकल कर आ जाएगा। दे डोंट नो ना कि क्या होगा उसके अंदर कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन। एंड देन पोटेंशियल रिस्पोंडेंट, हु वुड बी अ पोटेंशियल रिस्पोंडेंट? ये एक बहुत बड़ा मिलेंस है, मैं एक दो चीजें से शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को पता हो, बट स्टिल क्योंकि ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स भी है, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट आई विल से अबाउट दैट। कितनी बार मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, अब तो मैं चलो थैंक्स टू कोविड एंड मेनी अदर थिंग्स कि मैं थोड़ा ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन पेमेंट करने लगी, पहले मैं बिल्कुल नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं नहीं करती। अब मुझे भेज देते हैं ऐसे ही, अब सर जानते हैं मेरे को, क्योंकि मैंने क्वेश्चन भर देना, मैं भी भेजती हूँ, कितने लोगों को जानते हैं, अरे भर देना भर देना। अब बंदा ऐसा ना भी नहीं कर सकते, ऊपर से ईमेल कैप्चर हो जाते तो झूठ भी नहीं बोल सकते कि मैंने भर दिया, क्योंकि जिसको इंतजार होता है क्वेश्चन का वो तो रात ही यही देखता रहता है कि कितने आए, है ना। अब उसमें ये तो पूछे ही नहीं गया मुझसे कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ कि नहीं करती, ये मान के चला गया कि पूजा गोयल ऑनलाइन शॉपिंग करती, तो मैं पोटेंशियल रिस्पोंडेंट हुई। आप ये तो फाइंड आउट कर लो। देखो जब हम फिजिकली करते हैं ना तो हम एक बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हम नहीं करते। लेकिन जब हम ऑनलाइन सर्कुलेट कर रहे हैं, है ना, और ऊपर से हम कंपल्सरी भी कर देते हैं हर क्वेश्चन को, तो जरूरी भी है क्योंकि लोग भरेंगे नहीं अदरवाइज। तो आपको लगता है कि वो सही रिस्पॉन्स आएगा? अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती ही नहीं, या मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, या मैं मेटावर्स, सबने नाम सुना है, अच्छा मुझे कोई बताएगा मेटावर्स क्या होता है? यहाँ कम से कम 50 60 लोग बैठे, मेटावर्स का नाम सबने सुना है? नाम सुना है नहीं सुना? क्या होता है मेटावर्स? कोई बताएगा मुझे? वर्चुअल रियलिटी मैम अपने एक वर्ड को दूसरे वर्ड से बता दे, मुझे बताओ क्या होता है। I can actually, you know, all that is in my own idea. But how it is different from VR? VR. आपने बोला मेटावर्स इज वर्चुअल रियलिटी, तो VR वर्ड से बोर हो गए थे, हम इसलिए मेटावर्स पे गए। ये तो 3 टर्म्स मैम, अब आप देखो क्वेश्चन का आंसर मुझे क्वेश्चन से दे रही है। मैं आपको जज नहीं कर रही, ना मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ, अब समझो। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बिल्कुल इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टेक्नोलॉजीज, डिजिटल अवतार भी है, AR भी है, VR भी है, ऑनलाइन भी है, क्रिप्टो भी है, क्योंकि डिजिटल रूप में बहुत कुछ है। नाउ व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस पॉइंट इनटू दैट कि मेरी तो रिसर्च ही थी कि मैं कंज्यूमर को पूछी तुम्हारा इंटेंशन टू अडॉप्ट मेटावर्स, और मैं चली गई आपके पास, आपको बताया है नहीं मेटावर्स क्या है, मेरा क्वेश्चन है भर दो मेटावर्स। But do you think that it is justice with the respondent in with your research कि मेरे respondent educated भी नहीं है उस चीज के बारे में, मैं मान के चलूं सबको पता। अगर आप किसी फिनोमेना के नए के बारे में बात करो, या तो उनको एक डेफिनेशन दो, या उनको YouTube का लिंक पेस्ट करके दो। मेटावर्स को लेकर भी लोगों की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, या वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अभी मेरे को तो नाम पता था, पेपर से पहले मुझे पता भी नहीं था वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मुझे एक पेपर डेवलप करना पड़ गया उसके ऊपर, तो मुझे पहले समझना पड़ा कि है क्या, तब तो पेपर लिखूं वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ऐसे लिखूं। और मेरे रिस्पोंडेंट्स को भी तो मुझे एजुकेट करना पड़ेगा कि वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या। अगर वो कुछ समझे और मैं कुछ और समझे और हमारी समझ में डिफरेंस हो गया, तो फिर कंसेप्ट का क्या होगा? वो रिजल्ट नहीं आएंगे, फिर मैं 3 का 4 बनाऊंगी और पेपर पब्लिश करने की कोशिश करूंगी। बट मैं आपको सच बताऊं, अपने एक्सपीरियंस से बता दूं, अगर क्वेश्चन सही डिजाइन और आपके रिस्पोंडेंट बिल्कुल सही समझ रहे हो उसको, तो कभी भी मैक्सिमम टाइम आपके बिल्कुल सही लोड होते रहेगा। मैं सच कह रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तो यही है। कुछ कुछ स्टेटमेंट कभी कभी थोड़ा सा नोटोरियस बिहेव कर देती है, कुछ कुछ स्टेटमेंट, बट लार्जली मेरा एक्सपीरियंस ये है मैम, बिल्कुल ठीक निकलता है। कम से कम हमेशा अपनी स्टडी में ना, अगर डिस्कशन बहुत अच्छा लिखना है, मैं हमेशा 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन ना ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन करवाने की कोशिश करती हूँ। काम जरूर पड़ता है, मुझे कोडिंग डालनी पड़ती है, पर जब मैं बात करती हूँ ना मैम, कुछ ऐसे इनपुट्स आते हैं वो मुझे डिस्कशन में बहुत हेल्प करते हैं, या इम्प्लीकेशन सेक्शन लिखने में बहुत हेल्प करते हैं।
क्योंकि मैं कुछ ऐसा ओपिनियन दे पा रही हूँ जो पुराने एग्जिस्टिंग लिटरेचर में नहीं है। तो अपने रिस्पोंडेंट को, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैं थ्रू माय स्टडी आई एम प्रेजेंटिंग द ओपिनियन ऑफ कंज्यूमर टू द वर्ल्ड, और मैंने उनसे बात तक नहीं करी, फिर हाउ आई एम गोइंग टू जस्टिफाई दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ, ये क्वेश्चन में शायद आपको ये चीजें, मुझे नहीं पता टेक्स्ट बुक में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, कि आपको इस तरीके का एक गैप आ जाता है। मैं आपको रियल एक्सपीरियंस मेटावर्स को मैंने इसीलिए यहाँ पे छोड़ा कि अंडरस्टैंडिंग तो हमें है नहीं। हो सकता है मैम इसको वर्चुअल रियलिटी समझ के भरे और मैं इसको बुके ऑफ इनकम टेक्निक्स भर के करूँ, हमारी अंडरस्टैंडिंग में तो गैप आ गया ना। बहुत टाइम पढ़ने के बाद मुझे लगा मैं ये तो वर्चुअल गुड्स में डील करता है, आया ही नहीं है वो, अभी सब डेवलपमेंट फेज पे है कि हम रियल शॉपिंग कर सकेंगे। अभी हम सिर्फ वर्चुअल शॉपिंग कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं यूजिंग क्रिप्टो करेंसी, राइट। अब ये चीजें पहले तो ऐसे रिसर्चर आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि जिस भी डोमेन में आप काम कर रहे हो वो डोमेन है क्या, उसकी मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग्स तो नहीं है। अगर है, आप कौन सा स्कूल ऑफ थॉट साथ लेकर चल रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप अपनी रिसर्च को डिफेंड नहीं कर पाओगे, फंसोगे बहुत बिल्कुल। क्योंकि अगर आपने वेल रेड नहीं किया तो आप या तो रिव्यूअर आपको पकड़ लेगा, या आप उसके आर्गुमेंट से नहीं लिख पाओगे। आपके पेपर को आर्गुमेंट से समझ आ जाएगा कि आप सिर्फ एक लाइन यहाँ से जाके लिख रहे हो। लोग क्या लिखते हैं, बीटा वैल्यू इज दिस एंड नल मैथ्स इज लेस देन 0.05, तो हेंस वी एक्सेप्ट आवर ऑर्डर हाइपोथेसिस, और ये होगा। यही रिजल्ट और यही डिस्कशन है, जो मर्जी समझ लो। ऐसे नहीं होता, वो तो डायग्राम से दिख रहा है, टेबल से दिख रहा है ना, व्हाट यू आर ऑफरिंग, व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल। यही एक सी कैटेगरी या नॉन स्कोपस पेपर को जो आई जनरल पेपर है, यही चीजें अलग कर, कीपिंग दोज थिंग्स असाइड कि ये इसको जानता था, वो उसको जानता था, या ये टॉपिक नया, वो सब चीजें मैं बिल्कुल फेयर सिचुएशन में हम मान के चलते हैं, आइडियल सिचुएशन में। तो बी वेरी ओपन एंड बी वेरी रिसेप्टिव टू द आइडिया कि सामने वाले ने बहुत अच्छे से राइटिंग की है, सामने वाले ने बहुत अच्छे से अपने रिजल्ट को डिफेंड किया है। ऑलवेज ट्राई टू थ्रो द इन्फ्लुएंसेस आउट ऑफ दैट। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, एज मोस्ट ऑफ यू टोल्ड, सबसे पहले तो यही कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्म में हमने लिखी है उसको ट्रांसलेट करना है, हमें एक्सट्रैक्ट करना है। क्वेश्चनर इज द ओनली टूल टू एक्सट्रैक्ट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्स। सेकेंड इज, क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा रिस्पोंडेंट बस परेशान होने के लिए कैसे करूँ। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आजकल तो ऑनलाइन में बड़ा प्ले भी कर लेते हैं, कुछ कुछ डालते हैं कि दिस सेक्शन विल टेक जस्ट 2 मिनट्स ऑफ योर, थोड़ा एंगेजिंग कर दिया, थोड़ा पिक्चर डाल दी, है ना, कुछ कुछ आप प्ले कर सकते हो। अदरवाइज उसकी लैंग्वेज में अपनी इंग्लिश कमांड मत देखो कि मुझे इतनी वोकैबुलरी अच्छी है, दैट शुड नॉट बी। जो कॉमनली यूज वर्ड है, अगर आपको ब्रैकेट में गूगल ट्रांसलेट से हिंदी में भी डालना पड़े तो शायद तो डालना चाहिए। जो भी कॉमनली लैंग्वेज आपको पता है, आपका रिस्पोंडेंट कौन है, किस रीजन में आपका डेटा जा रहा है, तो दैट शुड बी गिवन। वो क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, वो क्वेश्चन आपका मन, आपकी इंटेंशन सामने वाले को समझाने के लिए, विदाउट हैविंग एनी फेस टू फेस इंटरेक्शन। अब ये इसकी ब्लेसिंग भी है, इसकी वजह से हमारा डेटा कलेक्शन जल्दी हो जाता है, पर ये एक कर्ज भी है, we are not able to communicate what we want, so words are the only medium to tell what we want। तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम रहे, इसलिए हम क्वेश्चन को डेवलप करते हैं। तो बोरिंग लंबा एक पेज पे कभी कभी, अच्छा अब तो चलता नहीं है, ऑफलाइन क्वेश्चन में प्रिंट आउट तो अपनी जेब से देने पड़ते थे, 8 फोन का, इतना सा स्पेस, इतना छोटा सा कि पेन शुरू करने से पहले वो डब्बी खत्म हो जाए। सिर्फ पैसा, प्रिंटिंग का पैसा बचाना ऑब्जेक्टिव नहीं था, क्वेश्चन लंबा है, सामने वाले को लगे ना। मैंने जब अपनी पीएचडी का पहला क्वेश्चन किया था ना, मैं बता रही सकती हूँ, मैंने 17 पेज का क्वेश्चन डेवलप कर दिया, पता ही नहीं था। ये तो अब के सारे एनलाइटमेंट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उस वक्त कौन सा इस तरह की ट्रेनिंग होती थी, कोई बताता था कक्षा के ऐसे कि कैसा बनना चाहिए या क्या इसमें प्रॉब्लम। तो पहला ड्राफ्ट बनाया 17 पेज का, मैंने अपने घर वालों ने मना कर दिया, छोड़ो कोई और तो क्या बनेगा, फिर उन्हें घर वालों ने बनेगा ही ना, हम नहीं बढ़ते, ये बहुत लंबा है, संडे को लेकर आ जाओ। संडे को भी अच्छा खाना बनाना पड़ा बंदे में, तब जाकर 2 क्वेश्चन करे गए।
So what I'm trying to tell you, आइडियली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में क्योंकि जब हमें भेजा जाता है कोई क्वेश्चन के लिए तो सेक्शन के सेक्शन आ रहे थे हाँ तो वो सेक्शन 1 या 2 के बाद ना आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है आपका बढ़िया हो सकता है पर वो खत्म हो जाता है आइडियल मैं बताती हूँ आपको सर क्या होता है। जब हम क्वेश्चन भर रहे होते हैं ना हम बड़े लालची हो जाते हैं। तो मुझे लगता है यार पीएचडी के लिए तो डेटा इकट्ठा कर ही रही हूँ, 2 कंसेप्ट और डाल देती हूँ, मेरा पेपर निकल आएगा। करते हैं कभी कभी हम गाइड को इम्प्रेस करने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड मॉडल बना लेते हैं। जैसे मैंने सुबह आपको एक मॉडल दिखाया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 5, 4 मॉडरेटर। अब कई बार ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें हम हायर ऑर्डर वेरिएबल की बात करते हैं। मैंने परसीव्ड रिस्क आपको बताया। अब परसीव्ड रिस्क अपने आप में एक कंसेप्ट पुराने लिटरेचर में है, पर अगर मुझे और डीप बताना है उसमें तो मैं परसीव्ड रिस्क की भी 5 डायमेंशन उठा लेती हूँ। एक डायमेंशन पे स्टेम लगाना है तो आपको 3 स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए, तो टोटल हो गई 15 स्टेटमेंट। अगर आप उसको सेकंड ऑर्डर में कंसेप्ट को कन्वर्ट नहीं कर रहे तो 5 तो उसके हो यानी 15 प्लस परसीव्ड रिस्क की एक और। अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट अच्छी नहीं आई तो आप डर के मारे करोगे उसको, तो 3 और हो गई 18। एक आधी आपको डरने लगेगा लोड नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा, तो आप 4 डालने की कोशिश करते हैं या 5 डालने की कोशिश करते हैं क्योंकि आइडियल नंबर ऑफ ए कंसेप्ट इज 3 to 5। आप परसीव्ड रिस्क तो जस्ट वन थिंग आपने इधर से परसीव्ड वैल्यू उठा लिया जिसकी अपनी 5 के कंसेप्ट है, तो इट डिपेंड्स कि आप क्वेश्चनर कैसा करें। अब हम ए भी अगर कर दे तो हमें डर ये रहता है कि सेम सेट ऑफ रिस्पोंडेंट नहीं मिलेंगे, या मैं कैसे करूंगा। तो आइडियली तो सर देखा जाए तो थोड़े कंस्ट्रक्ट कम होने चाहिए। आप कभी भी जर्नल ऑफ बिजनेस एथिक्स पे जाते, सबको पता होगा जर्नल है 80-50 जर्नल है जेडी। आप देखना आजकल एक एक्सपेरिमेंटेशन के बहुत शिफ्ट हो गए लोग, तो उससे 3-4 कंसेप्ट के ऊपर कंस्ट्रक्ट नहीं होते, सिनेरियोज लगा देते हैं लो और हाई करके या अलग अलग। और आप जेबी वगैरह में देखोगे ना 4 या 5 कंसेप्ट के ऊपर जर्नल में कंस्ट्रक्ट ही नहीं है। जो वायले की 8,000 की लिमिट है, जो टेलर फ्रांसिस की 7-8 हजार की लिमिट है, एमरॉयड की कुछ जर्नल की 6,000 की भी लिमिट है। इसलिए थोड़ी भी है कि आप 15 कंसेप्ट डालो और सबके लिए 2-2 लाइनें लिखो, इसलिए ये कि आप 5 कंसेप्ट लो और सबके बारे में थोड़ा डिटेल दो। पर वी डोंट अंडरस्टैंड इट दैट वे। हमें लगता है जितना कॉम्प्लेक्स मॉडल दिखाएंगे, इतना एक एरो यहाँ जा रहा होगा, एक एरो वहां लैंड हो रहा होगा, तीसरा एरो वहां होगा, कि कोई थक के परेशान हो गया, ठीक है मॉडल बहुत बड़ी। हमारी इंटेंट वो होती है क्योंकि हमें आदत पड़ गई उससे, क्योंकि ट्रेनिंग उस तरीके की, तो उसको हमें चेंज करना चाहिए। तो आइडियली देयर शुड नॉट बी मेनी कंस्ट्रक्ट। अपने लालच को थोड़ा काबू रखिए, मेरे मन में भी बहुत आता है लेकिन मैं उसको थोड़ा सेट करती थी, कोई बात नहीं लेते हैं क्योंकि फटीग आ गया रिस्पोंडेंट का, तो स्टडी का वैसे कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो 25-30 स्टेटमेंट के बाद 40 के बाद बंदा तंग होना शुरू होगा, ये सबकी बात। उसमें आप सेक्शन कर सकते हो, पहले से बोल दो मेंटली प्रिपेयर कि भैया ये सेक्शन आपका 2 मिनट लेगा, ये सेक्शन आपका 3। थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है कि वो 3.5 मिनट में खत्म हो, आपने कैसे 2.5 में खत्म होगा, लेकिन ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए कि ये 1 मिनट में हो जाएगा और 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर लोगों की आदत क्या होती है, वो ऐसे देखते हैं 40 क्वेश्चन है छोड़, मैं भी नहीं भर पाती थे। क्वेश्चन अगर वो कंप्लीट नहीं कर देते वो बिना देखे कर देते। सर देखो ये ना हर तरह की स्टडी की ना कोई लिमिटेशन होती है, तो क्वांटिटेटिव स्टडी की लिमिटेशन है, इसीलिए हम जैसे डेटा कलेक्ट करते हैं हमें एकदम डेटा एनालिसिस पे नहीं जाना चाहिए। जो अनएंगेज रिस्पॉन्स है उनको रीड आउट करना चाहिए। नॉट एवरीवन इज लाइक दैट, लेकिन कुछ आते हैं ये इसका है शॉर्टकमिंग है which we as a researcher has to deal with it. Okay. Then question should minimize response error. ये response error में आप जरा पर्सनल क्वेश्चन ना पूछिए, पर्सनल पूछो तो ऐसे ना पूछो कि सीधा पूछो। जैसे मेरे को किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पूछी तो मैं क्या पूछूंगी, डू यू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई नहीं जवाब देगा। पर उसको कैसे करें, मतलब मैं बड़ा राइटर उसको बोलूँ, काफी लोग सो रहे थे तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना पड़ा पूछने, क्योंकि मुझे भी तो एंगेज करना है ना अपने रिस्पॉन्डेंट्स को। तो उसको हम कैसे पूछ सकते हैं, डू यू थिंक दैट इन टुडे सोसाइटी पीपल आर हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गेटिंग माय पॉइंट। अगर आप सीधा अटैक करो तो कौन बोलेगा। इसीलिए जो भी बिहेवियर से रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड स्टडीज है उनका इंटेंशन बहुत अच्छा आता है, एडॉप्शन नहीं आता। सारे कहते हैं हम तो प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहते, सबके घर में मिलेगा, चाहते भी है, पर देर आर वेरियस रीजन अबाउट दैट।
तो कोशिश करो कि इस तरह के क्वेश्चन है जहां पर आप अब यहाँ बैठ के मैं आपसे यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन पूछने शुरू कर दूं, क्या जवाब आएगा मेरे पास? You won't come up with your real issues. One side would be there, जो पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड हम नहीं बता पाए, जहां पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। सो वो एक होना चाहिए कि आप डिस्गाइज करके क्वेश्चन पूछो, इन्फर करके पूछो, एनोनिमिटी है। तो यहाँ पर ऑफलाइन क्वेश्चन थोड़े से कई बार हो जाता है कि हम जजमेंट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन की अगर आप बायसेस जरूर पढ़ लेना, पॉडस्कॉप की 10-12 तरह की बायसेस दी है उन्होंने, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो वो रिस्पॉन्स एरर आपका मिनिमम आएगा अगर आप क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम करोगे कि सामने वाले इसका आंसर दे सकते हैं। अब बहुत टेक्निकल मैट्रिक्स तो मुझे मैं यहाँ पे क्वेश्चन चला दूं और एक जेनरिक नहीं पता नहीं क्या क्या पूछूं, कौन भरेगा उसको? सब ऐसी बात करके भरेंगे उसको, क्योंकि मैंने दे दिया, मैं आपको जाने ना दूं यहाँ से जब तक आप क्वेश्चन सबमिट ना करो, तब क्या करो? यही करोगे ना। तो वो चीज हम खराब कर रहे हैं। तो यू शुड बी वेरी माइंडफुल अबाउट। दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड एंड सेल्फ कंप्लीशन। सेल्फ एडमिनिस्टर्ड मतलब कि हम जा रहे हैं, मतलब एडमिनिस्टर तो करा रहे हैं और खुद ही हम चला रहे हैं, और सेल्फ कंप्लीशन मतलब अपनी पेज पर कभी भी उसको फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड में जाकर मतलब जो रिस्पोंडेंट जाकर करा रहा है, लेकिन कर खुद रहे हो बट मैं एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसको। सेल्फ कंप्लीशन में मैंने आपको दे दी और बाद में उठा लिया, जिसको ड्रॉप वाला भी कह देते हैं, ड्रॉप आउट क्वेश्चन। सेल्फ कंप्लीशन, सेल्फ कंप्लीशन बहुत आसान है, क्योंकि मेरे को बंदा नहीं छोड़ना है, मुझे सिर्फ अब तक ड्रॉप करना है, चाहे वो ऑनलाइन के फॉर्म में हो, चाहे आपके घर पे ड्रॉप करना हो, और आप अपनी फेस पे उसको भर लेंगे। क्विकर होता है, इंटरव्यू इफेक्ट नहीं आता है, और वेरिएबिलिटी भी नहीं आती है। मान लो 2 तरह के इंटरव्यूअर्स आपने 2 तरीके के रिसर्च से हायर कर लिए एडमिनिस्ट्रेटर से, और एक तो इतना बढ़िया किसी न किसी तरह से बातों में लगाते इंटर्न्स करके बहुत अच्छा भरवा है क्वेश्चन, एक कहेगा वो घंटी तो हो जाएगा, किसी ने भी खोला, मैंने तो इसको दिया हुआ टारगेट 50 भरवाने हैं, वही दरवाजे के बाहर खुद भर देगा। तो इंटरव्यू बायस बहुत ज्यादा आएगा। प्लस एक मेटावर्स के बारे में बता रही हूँ, लेक्सी सेल्फ रजिस्टर है, मुझे बड़ी नॉलेज है, दूसरे वाले को नहीं है, उसने सामने वाले रिस्पोंडेंट को गलत शलत बता दिया या क्या बताया आई डोंट नो, उसके बेसिस पर सामने रिस्पोंडेंट ने क्वेश्चन भर दिया। So that will make differences, individual differences of the interviewer will impact the responses। क्योंकि एक बंदे के बस की तो बात नहीं है ना 400 क्वेश्चन बनवा ले जाते, तो फिर बहुत लंबा काम हो जाएगा। Then convenience for respondent है, वो अपने टाइम एंड पेस के ऊपर रिस्पॉन्स को भर देते हैं। सो अगर आप ऑफिस टाइम में मैं आ जाऊँ आपके पास कि मैडम ये क्वेश्चन भरो, अभी भरो, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट है, यूजुअली आप छोड़ दो, मैं भर लूंगा इसको, ये शाम को करके आई स्टडी कल कलेक्ट कर लो। सो दैट इज नॉट इजी फॉर द रिस्पॉन्डेंट। इसीलिए ऑनलाइन क्वेश्चन कोस्ट कन्वीनियंस के बेसिस पर ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। डिसएडवांटेज क्या है? सबको पता है, अगर आप फंस गए क्वेश्चन भरते हुए तो क्लैरिटी नहीं होती। इंस्पायर्ड हम पायलट स्टडी कर रहे हैं, इंस्पायर्ड हम प्री टेस्टिंग कर रहे हैं, तो सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल कुछ भी डिफरेंट। नाउ इन दैट केस हम प्रॉम्प्ट नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं। अगर उसको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो सोशल मीडिया ग्रुप पे घूम रहा है, ये भी नहीं पता किसका है, हम किसके लिए भर रहे हैं ये भी नहीं पता, बस हम भर रहे हैं, है ना। पर्सनल विंडो पे अंदर ना आए तो हमें नहीं ज्यादा पता होगा कि मैं फॉरवर्डेड दे रही हूँ कि मेरा काम है क्या है। जनरली हम इन्फॉर्मेशन डालने लगे आजकल, बट वी डोंट नो इन पर्सन रिसर्च। हमें ये नहीं पता चल रहा सोशल मीडिया पे डाल दिया किसने आंसर किया, मेरा मन नहीं था, मैंने अपनी बिटिया को पकड़ा दी मेरा भरी हो, उसको गेम दे रही है, टिक 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 कर देना, हमें नहीं पता। Though it's showing that Pooja Goyal has filled it, it came from the Pooja Goyal's email ID, but I am not sure whether Pooja Goyal has filled it or somebody else has done. Then कुछ रिस्पॉन्डेंट के लिए ठीक नहीं, क्योंकि ये तो पूरा लिटरेट ग्रुप होना चाहिए ना जो इस तरह का भरेगा, हाईटेक भी होना चाहिए, लिटरेट भी होना चाहिए ऑनलाइन वाला। अब शेड्यूल होते हैं, सबको पता है ना शेड्यूल क्या होता है, पता है ना। जब हम इस तरह के ऑडियंस से या इस तरह के पार्टिसिपेंट से बात करते हैं, दोस्त कैन नॉट रीड और राइट, तो आप स्पेशली बीओपी में जाते हो, स्लम में जाते हो, या जहाँ पर लैंग्वेज के इश्यूज रहते हैं। अब मुझे चाइना में जाके वहाँ के गरीब लोगों से बात करनी है, तो ट्रांसलेशन भी कर दूंगी तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। कई बार ट्रांसलेशन इतनी ज्यादा एग्जैक्ट और अनमीनिंगफुल कन्वर्ट हो जाती है कि उसको हटा देते, तो फिर ये लोकल होता है। नरेगा पे जिन लोगों ने स्टडीज की तो शेड्यूल सेट करते हैं, और उनका जो बंदा होता है वो फिर इन्फॉर्मेशन बता के पूछते हैं कि आपको कैसे भरना।
Any question? Yes, ma'am. Exactly. By or whatever. हाँ. It's not a potential respondent actually. तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में कुछ फिर लोअर रिस्पॉन्स रेट आता है क्योंकि आते ही नहीं है रिस्पॉन्सेज आप अब पोस्ट यहाँ पे तो चलो अटैच नहीं है, पर अगर पुराना टाइम देखो जहाँ पे आप मेल कर रहे हो, घर पे चिट्ठियां बना के भेज रहे हो, प्रिंट आउट निकाल रहे हो, वापस आते ही नहीं है, आते हैं तो आगे का पेज होकर नीचे किताब होती है, ऐसा भी होता होगा। आधा भरा हुआ है इसमें कंपल्शन वाली फील्ड तो है नहीं, तो ऑफलाइन में ये इश्यू रहता था। These are some steps, हम इसको करेंगे अभी। अगर आप ब्रॉडली देखें तो 3 स्टेप्स है जो इंपॉर्टेंट है, प्री कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन। नाउ इन प्री कंस्ट्रक्शन सबसे पहले जो मैम ने अभी भी हाईलाइट किया कि आपको रिस्पोंडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए और आपको अपनी स्टडी के ऑब्जेक्टिव पता होगा। मैं किससे भरवा रही हूँ डेटा और क्या भरवा रही हूँ, कि कहाँ जा रहा है, उसी बेसिस पर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन भी यूज करते हैं मीडियम। कि आप मुझे ऑनलाइन कर रही है, थोड़ी ही सब ऑनलाइन करते तो ऑफलाइन बड़ा ऑप्शन लगेगा, मैं पेपर लेके घूम रही। अगर आपकी स्टडी डिमांड करती है, आपके रिस्पोंडेंट डिमांड करते हैं, तो आपको करना पड़ेगा। देयर इज नो वे अदर वे। कई बार आप रिस्पोंडेंट को परमिशन भी मिलती है यूएस वगैरह में, तो वो लोग एजेंसी हायर करते हैं, क्या करें, वो नहीं हो पा रहा है। देन एप्रोप्रिएट सर्वे टेक्निक्स भी अगेन वही, सबसे पहले आपकी सैम्पलिंग टेक्निक कि आप रैंडम पे जाएंगे, कन्वीनियंस पे जाएंगे, स्लो बॉलिंग पे जाएंगे। आई एम श्योर काफी लोगों को पता है कि क्या होती है ये। नाउ इन माय केस मुझे कन्वीनियंस पे जाना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मैं कह दूं मैं तो रैंडम पे गई थी, अरे कैसे मैं रैंडम पे, मुझे पता ऑनलाइन शॉपिंग कौन करता है कि लिस्ट पड़ी है क्या, तो मैं रैंडम कैसे करूँ। तो मुझे मॉल इंटरसेक्ट पे जाना पड़ेगा, मुझे कन्वीनियंस पे जाना पड़ेगा, या मैं कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में मुझे स्लो बॉलिंग पे जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपसे रेफरेंस पूछूंगी अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की, आप किसी को जानते हो, क्योंकि अभी इतनी पॉपुलर चीज नहीं है, तो मे बी आई हैव टू गो फॉर स्लो बॉलिंग इन दिस कंटेक्स्ट। तो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ कि वो जस्टिफाई सही हो जाए, इतना अपेरेंट नहीं हो कोई भी चीज, जैसे मैम ने बोला वो सामने से ही नजर आ रही किया, तो दैट शुड नॉट बी देयर। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव में ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्योंकि स्टेटमेंट्स तो वहीं से आने हैं, आपकी हाइपोथेसिस, आपका थ्योरेटिकल मॉडल, ये सब अलाइनमेंट होनी चाहिए और उसी के अलाइनमेंट में क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसे ही डेटा माइनिंग नहीं कर रहे हैं कि सब कुछ पूछ लो, नहीं, जो आपकी स्टडी है उसी की पेरिफेरी पूछोगे यार, सब कुछ नहीं पूछ सकते हैं, पूछना नहीं चाहिए। एंड ओवरव्यू ऑफ रिस्पोंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स का जेंडर, एज, एजुकेशनल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उनकी कंफर्ट लेवल, सब कुछ हमें पता होना जरूरी है। प्रोफाइलिंग इज मस्ट, ओके। हमें पता है कि किसी इंस्टीट्यूशन के लोग वो एज इंस्टीट्यूशन पॉलिसी वो इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं सकते, तो आपको वहां पर स्टडी करने का कोई फायदा ही नहीं। इवन तुम्हारे क्वेश्चन में फॉल्ट नहीं है, पर आपका सैंपल सिलेक्शन गलत है, वो दे ही नहीं सकते कुछ इन्फॉर्मेशन, दे नॉट फिल। तो वहां पर फिर आपको अपना कंटेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा, या इंडस्ट्री चेंज करनी पड़ेगी, व्हाटएवर दे यू डू। ये सारी टेक्निक्स है कि अब तो खैर इसमें बहुत सारी चीजें इररिलेवेंट हो गई है, ज्यादातर हम एक ही चीज चूज करते हैं कि हम गूगल फॉर्म से भरवाएं या ऑफलाइन से भरवाएं। अब हम बहुत ज्यादा इसमें चॉइस हम रखते नहीं। हर सर्वे टेक्निक का अपना एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। नाउ मूविंग टू द कंस्ट्रक्शन फेज। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन रखने या स्ट्रक्चर रखने, दोनों के अपने बेनिफिट है। अनस्ट्रक्चर में यू हैव वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, बट एट द सेम टाइम
बहुत डाइवर्स इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे हमने एक क्वेश्चन डाला, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ चैटबॉट, किसी ने 2 लाइनों में बड़ा संक्षिप्त सा जवाब दे दिया, अब क्या करूं उसका? बहुत बढ़िया, ये लिख दिया। लैंग्वेज इश्यूज आ जाते हैं, कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई इंग्लिश में बोल रहा है, कोई पंजाबी में लिख रहा है, जिसको जो कंफर्टेबल लगे, क्योंकि आप वो फोर्स नहीं कर सकते, नॉट एवरीवन इज कैपेबल ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश और हिंदी, तो उसमें ट्रांसलेशन आएंगे। वो एक एडिशनल आपके ऊपर, रिसर्चर के ऊपर बर्डन है कि अपने इतने सारे को एक इन्फॉर्मेशन में डालें। तो हर स्टडी में, और आपकी फिर लिमिट हो जाएगी, आप 25 क्वेश्चन अनस्ट्रक्चर्ड पे नहीं कर सकते, आप 4-5 पूछ सकते हो, आप उससे ज्यादा नहीं पूछ सकते, क्योंकि टाइम है, फटीग है, कोर्स है, तो 20 वेरिएबल्स आते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है। जैसे आजकल मल्टी स्टडी का बहुत क्वेश्चन है, उस केस में हम 2 बार फिर जाते हैं। एक बार हम फोकस ग्रुप लगा रहे हैं, क्वालिटेटिव कर रहे हैं, फिर वहां से कुछ लाकर फिर उसको क्वांटिटेटिव कन्वर्ट करके करते हैं, लेकिन हम एक साथ पैरेलल नहीं चलाता। डाइकोटोमस क्वेश्चन कोशिश करो कम है, क्योंकि उससे कुछ निकलना नहीं है, सिर्फ कैटेगरीज निकलेंगी, कुछ निकलना तो है नहीं है। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कितनी चॉइसेस देनी है, ओवरलोड नहीं करना है, लेकिन अंडर चॉइस भी नहीं देना है। सामने वाले को लगे नहीं मैं कहाँ फिट होती हूँ, आप क्या रिक्रेशन में कौन सा ड्रिंक लेते, चाय कॉफी, बस क्योंकि मेरे को 2 पसंद है तो मैंने चाय कॉफी ले ली, मैं और सारी ऑप्शन तो देने ही भूल गई, ये लेमन जूस दे दिया, बट देयर आर पीपल हु कैन प्रेफर नारियल पानी, राइट। अभी तो ग्रीन टी, टाइप टी में भी बड़ी सारी ऑप्शन आ गई, कल ही मैं कहीं भी पर्पल टी की बात हो रही थी, और पता नहीं क्या ही चीज है वो। कोई भी फ्लावर्स है उनको बस ड्राई करके उनका बस टी का नाम दे दिया। किसी में अमरूद की टी की भी बात हो रही थी मेरी स्टाफ रूम में, तो अभी तो बस हर चीज को पालक टी और एवरीथिंग इज स्टार्ट बॉइलिंग एंड यू आर हैविंग टी, उसका पानी तो वो टी है आजकल। तो कीपिंग दिस थिंग असाइड, मल्टीपल चॉइस में बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कॉलम इकट्ठे हो जाएंगे, आप उसको एनालाइज करने में प्रॉब्लम आएगी, और फिर वो कुछ लेकर भी है, तो कोशिश करो उनको थोड़ा कंसोलिडेट करके जहां पर ज्यादा कवरेज हो जाए वो लेकर आए। लाइकट स्केल के कितने क्वेश्चन रखने हैं कितने नहीं, दैट नीड्स टू बी थिंक कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा खेल वर्डिंग का। सबसे पहले आपको इजी लैंग्वेज, जो कॉमनली यूज लैंग्वेज है, डोंट शाय अवे टू यूज दैट, आपको वही यूज करनी चाहिए। आप इसी के लिए देखो, इसीलिए ना लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमेशा अच्छा होता है, बिकॉज आपको समझ आता है कि हाउ पीपल सी दैट थिंग एंड हाउ पीपल टॉक अबाउट दैट। तो अगर आप खुद ऑफलाइन जाते हैं तो आपको लोगों की काफी चीजें समझ आती है, इसलिए पायलट स्टडी तो हो सके किसी और के भरोसे छोड़ के बजाय, यू शुड डू योर सेल्फ, बिकॉज देन यू नो रियल नर्व ऑफ द पीपल। एटलीस्ट पायलट तो खुद करना ही करना। देन एम्बिगुअस वर्ड नहीं आने चाहिए, बड़ा क्लियर फिर क्वेश्चन पूछना चाहिए। अगर मैं किसी कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट पूछ रही हूँ, तो मैं ये नहीं पूछू हाउ डिड यू फाइंड दिस कोल्ड ड्रिंक, जैसे मैं इस क्लास के बारे में पूछा, अब मेरे मेरे कुछ फीडबैक ले रहा है, मुझे वही की क्लास कैसी लगी, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर दिस डे यू मे हैव टू टेल ना, वहां पर स्पेसिफिक क्वेश्चन होने चाहिए ना, कि मेरा प्रेजेंटेशन कैसा था, मेरी पीपीटी कैसी थी, whether I was open to take the question, whether I was engaging with the audience, मेरा कंटेंट कवरेज कैसा था। तो देयर आर वेरियस डायमेंशन, सिर्फ एक डायमेंशन से मैं नहीं बता सकते आप मेरे बारे में ना, रिसर्च में वी डोंट एक्सपेक्ट दैट। तो मेरी हर कैरेक्टरिस्टिक जो भी इससे रिलेटेड है वो उसमें अलग क्वेश्चन में कवर होनी चाहिए एंड कॉम्प्रिहेंसिवली क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 पूछ ली ऐसे ये थी कि तो बाकी तो हमने मान ही ली थी, ऐसा नहीं, राइट। लंबे लंबे 3-3 लाइन के क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चन बनाओ। आइडियल सेंटेंस का जो एक लेंथ होता है 8 से 10 वर्ड, उसी वर्ड के आसपास अपनी लैंग्वेज को, मतलब ये क्रिएटिव राइटिंग के खेल है एक्चुअली सारे, वहां पर आपको रखना है। कॉपी करने के लिए लंबे लंबे स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, वो सब कोशिश करें कि ना पूछे। डबल बैरल मतलब एक ही चीज में 2 चीजें ना पूछे, जैसे डू यू फाइंड दिस रूम एयरी एंड लाइट, वेल लाइट अच्छा था और एयर अच्छा था, 2 अलग चीजें हैं ना। तो एयर की क्वालिटी, इस कमरे की कितना वेंटिलेशन था वो एक बार में पूछो, कमरे की लाइटिंग कैसी थी वो अलग क्वेश्चन की थी, एक ही चीज में 2 क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आपको नहीं पता कि रिस्पोंडेंट ने किसका आंसर दिया। जैसे हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद पे एंड कंडीशंस इन योर जॉब, ये दो बहुत अलग चीजें। आपको सैलरी क्या मिलती है और आपकी जॉब कंडीशंस क्या है। सेटिस्फेक्शन दोनों लेवल का आना जरूरी है अगर आपको हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉय बनना है। कोई एक अच्छा हो सकता है, दूसरा बिल्कुल खराब हो सकता है। अवॉइड लीडिंग एंड लोडेड क्वेश्चन। अब we all know that smoking is injurious to health. Do you smoke? पहले ही बता दिए उनको कि हम ठीक चीज नहीं है। आप सजेस्ट मत करें। नरेंद्र मोदी has been so many development works in this country. Do you think that his government should come again? या people should choose it? मैं एक वैसे आपको एग्जाम्पल बना रही हूँ, आप अपने कंटेक्स्ट में सोचिए, सजेस्टिव नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी इज अ ब्लेसिंग फॉर अस। वुड यू लाइक टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी? आप कहीं ना कहीं अपना इंटेंट बता रहे हो कि मैं क्या आंसर आपने सीख कर, वो नहीं होना चाहिए। बहुत न्यूट्रल क्वेश्चन होना चाहिए जिसमें सामने वाले को लगे कि आई कैन शेयर माय परसेप्शन अबाउट दिस क्वेश्चन। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। डू यू हैव ए कार? सामने वाला कहेगा मैं भी बताऊं। तो बड़े क्लियर क्वेश्चन एग्जैक्ट होने चाहिए कि आप पहले उसको ऑब्जेक्टिव में लिखे तो समझ आएगा। आप पहले पूछेंगे डू हैव ए कार, डू हैव ए हाउस, डू हैव ए सर्वेंट, वो कहेगा तुम्हें क्यों बताओ। तो दैट शुड बी लेटरिंग क्वेश्चन अच्छी होनी चाहिए ताकि सामने वाले को पता लग जाए कि क्वेश्चन क्यों पूछा है। ऐसे एकदम से पर्सनल क्वेश्चन अटैक करेंगे ना तो इट वॉन्ट बी अ गुड क्वेश्चन। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल डेमोग्राफिक सेक्शन बाद में ले जाते हैं क्योंकि पीपल आर लिटिल एंशियस कि ये क्यों हमारे बारे में इतना जानने की कोशिश करें। Once they go through the questions, then they have that comfort at least. Have you driven the car this week? अब ये कितना आपको लग रहा है क्लियर क्वेश्चन है? Have you driven the car this week? बताओ। तो थोड़ा उधर कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको क्लियर लग रहा है? क्यों? क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये क्वेश्चन क्लियर है? ये बड़ा क्लियर है? डू हैव अ कार? यस नो, सीधी सी बात है। अच्छा इसमें भी एक प्रॉब्लम है, डू यू ओन अ कार होना चाहिए। डू यू हैव ए कार मतलब मेरे पास आज कार है बट आई डोंट ओन इट। तुम क्या पूछना चाह रहे हो? डू आई यूज अ कार, ये पूछना चाह रहे हो? क्लैरिटी नहीं है। डू हैव ए कार, एक कार है वो तो घर में सबके पास है, तो आप ओनिंग पूछ रहे हो या डू आई हैव अ कार एट माय डिस्पोजल पूछ रहे हो या मेरे घर में कार है कि नहीं ये पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो मुझे नहीं पता। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है या नहीं? अब मैंने तो आज पूछा, आप पूछेंगे जिस दिन मेरे पास आया दिस वीक, और वीक कब से शुरू हो रहा है? संडे से, मंडे से, वेडनेसडे से, आज से, कल से, कब से? क्लैरिटी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन ही पूछेंगे। आपके माइंड में क्लैरिटी है, देखो यही तो डिफरेंस होता है। एज ए रिसर्चर मुझे पता है मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है सामने वाले को आप अपना माइंड कैसे बताओगे? मेरे दिमाग में तो मैं ओनिंग पूछ रही हूँ, सामने वाले के दिमाग में मैं पूछ रही हूँ मेरे घर में कार है कि नहीं। अभी मेरे बच्चे से तो पूछे तुम्हारे पास कार है तो मेरा बच्चा भी कहा हाँ है, क्योंकि हमारे घर में कार है। गेटिंग माय पॉइंट? बट हियर आई वांट टू बी नो कि कार ओनर्स हैं कि ठीक। हाउ मेनी पीपल डज योर कंपनी एम्प्लॉय? कुछ क्लैरिटी है यहाँ? बताओ। मैं टीचिंग पूछ रही हूँ, अगर आपके इंस्टीट्यूट की बात करूँ, मैं नॉन टीचिंग पूछ रही हूँ, मैं ग्रेड 4 पूछ रही हूँ, मैं क्या पूछ रही हूँ, समझ आ रहा है यहाँ? हाँ एंजॉय तो करते हैं, ठीक है। और कब कर रही हूँ ये भी नहीं पता। आई एम गेटिंग माय पॉइंट कि कितनी अनक्लियर क्वेश्चंस है। इम्प्लाइड assumption must be avoided। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ मान के चलते हैं, सारी दुनिया ओटीटी देखती है मान के चल रहे हैं, सारी दुनिया ने वर्ल्ड कप फाइनल देखा ही होगा ये मान के चल रहे हैं, और उससे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिया, हाउ डिड यू प्ले द इंडिया वर्ल्ड कप? मैंने देखा ही नहीं, मेरे को क्रिकेट पसंद नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी हो सकता। तो आप पहले ये 3-4 क्वेश्चन तो पूछ लो तब तो आगे चलो। मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। Do you like to fly when traveling short distances?
हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे शॉर्ट डिस्टेंस में फ्लाई करते ही चूज करते हैं, और पहले तो शॉर्ट डिस्टेंसेस का आप ब्रैकेट में किलोमीटर लिखते हो, आप शॉर्ट किसको बोलोगे? मेरे को 5 किलोमीटर में शॉर्ट लगता है, वो लगता है ज्यादा लगता है फॉर एग्जाम्पल, किसी को 25 पहले नहीं सुना, दिल्ली में तो है क्या शॉर्ट एजम्पशन है लोगों की अपनी अपनी, जहां तक दिल्ली में कोई शॉर्ट नहीं थे वो 25 होता है, तो सब आई ट्रेवल लॉट मेनी किलोमीटर से, पर कह रहे कोई दिल्ली में, तो मे बी अर्लियर आई वाज इन भगत सिंह दैट वाज 10 मिनट वॉकिंग, मुझे उसके हिसाब से कहूंगी तो बड़ी दूर है, नाउ आई एम इन रीच टू 25-30 किलोमीटर मेरे घर से तो है, so that changes, right? Responding memory should not be overtaxed. पिछले 3 महीना पहले आपने शॉपिंग की उसका क्वेश्चन पूछ लो आप, परसों सब्जी कौन सी खाई थी वो तो याद ही रहता हमें, कैसे बताऊं मैं? इसमें एक और चीज है, एक टाइम पे 2 सेंटीमेंट नहीं पूछ सकते हो कि आपको ये करने से पहले और ये करने के इमीडिएटली बाद कैसा लगा, नो, आपको जब कोविड हुआ था उस वक्त आपको नहीं हुआ था, कोविड होने के बाद कोविड, इतना नहीं, जैसे मुझसे आज को मुझे पूछे कि व्हेन आई वाज डायग्नोज्ड विद कोविड तो मुझे क्या क्या आई मीन बॉडी सिम्टम है, मुझे कुछ तो याद रहेंगे, लेकिन अब इतना टाइम हो गया मुझे आई मे फॉरगेट समथिंग कि किस डे पे क्या हुआ था, रिसेंटली हुआ होता, लास्ट 3 महीने में पहले हुआ होता तो मेरे को याद रहता कि डे 4 पे मुझे ये सिम्टम आया था, डे 10 पे मुझे ये सिम्टम आया था, आज के दिन में मुझे याद थोड़ी। तो दैट शुड बी सीन कि आप उतनी पुरानी शॉपिंग कर रहे हो, ये कहाँ काम आता है? मान लीजिए आपने कोई एक्सपीरियंस पूछा किसी से, कोई मेट्रो में कोई 1 साल पहले बैठा हुआ, हैव यू एवर टेकन अ राइड इन मेट्रो, होगा हाँ, और पिछली को पूछो उसने कब ली थी, क्योंकि 2 साल पहले ली थी जब रोड इवन लगा था, या तब ली पड़ी थी उसको जब नई गाड़ी थी, वो रेगुलर नहीं है, कहाँ वो आपको रिस्पॉन्डेंट नहीं है, तो कहाँ एक्सपीरियंस याद रहना है? जनरलाइजेशन एंड एस्टिमेशन मस्ट बी अवॉइडेड। सब लोग एक जैसे नहीं सोचते, ये हमें बिल्कुल इस चीज को मान के चलते, एंड वी शुड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ द रिस्पॉन्डेंट, उनको पूरा अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपना ओपिनियन शेयर करें थ्रू क्वेश्चन। व्हाट इज द एनुअल पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी इन योर हाउसहोल्ड, ऐसा क्वेश्चन पूछोगे आप, जवाब आएगा? इस तरह के क्वेश्चन देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, पढ़े लिखे क्वेश्चन लग रहे हैं, पर ये कुछ लाएंगे नहीं, हमारी ऑडियंस इस तरीके से एजुकेटेड नहीं, पार्टिसिपेंट इस तरीके से हमारे एजुकेटेड नहीं ना, याद रहता है, अब आपसे पूछ लूँ आपका नहीं बता पाऊंगी, मैं तो नहीं बता पाऊंगी, नहीं पता। रिस्पॉन्डेंट एबिलिटी टू आंसर, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं राइट क्वेश्चन से पूछ भी रही हूँ कि नहीं पूछ रही, मेरी कैपेबिलिटी भी है कि नहीं। नाउ क्वेश्चन की सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, द क्वेश्चन शुड स्टार्ट विद द स्क्रीनिंग क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, पहले स्क्रीनिंग पूछ लो, उसके बाद उसको, भाई अगर वो रिस्पॉन्डेंट उसको फिट नहीं बैठते तो आउट होगा ना, वो क्यों करेगा आपका क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन पूछने के बाद आप पूछोगे डू यू डू ऑनलाइन शॉपिंग, उसका क्या फायदा? तो स्क्रीनिंग क्वेश्चन होने चाहिए, ओपनिंग क्वेश्चन मतलब बड़े लाइव क्वेश्चन होने चाहिए कि आप उसकी अवेयरनेस चेक कर रहे हैं अबाउट दैट टॉपिक, राइट? फिर उसके बाद आप ट्रांजिशन स्टेटमेंट मतलब अपने ऑब्जेक्टिव के ऊपर उसको लेकर आ रहे हैं, फिर जब उससे कंफर्ट लेवल आ जाता है तो जहां पर आपको थोड़े से डिफिकल्ट थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन पूछने एज ए पार्ट ऑफ योर स्टडी, देन यू ब्रिंग दैट, और फिर उसके बाद कैटेगराइजेशन ऑफ क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए, मतलब उसके डेमोग्राफिक्स वगैरह, एंड देन लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ब्रांचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? पहले मैं ये पूछूं कि आप वीकेंड पे मूवी देखने जाते हो, फिर मैं कहीं पूछूं आप वीकेंड पे कहीं बाहर जाते हो, तो लेटरिंग है ना, रिवर्स पूछना चाहिए कि हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर वीकेंड्स, वहां पर 4 ऑप्शन दूं, फिर वहां से कुछ पकड़ कर आगे लाऊं, उल्टा पूछने का कोई सवाल ही नहीं रहता। कितनी चॉइसेस देने हैं ये बड़ा कॉमन है, सबका पेन रहता है, 5 स्केल देना है, 7 स्केल देना है, 9 स्केल देना है, या 11 पॉइंट देना है। आपको लिटरेचर में सबसे पहले तो देखो, आपका लिटरेचर एक गाइडिंग टूल होता है कि आपके डोमेन में ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं, मेरे डोमेन में ज्यादातर लोग 5 और 7 यूज करते हैं, 9 और 11 जनरली मेरे डोमेन में लोग नहीं यूज करते। नाउ द ऑप्शन कम टू मी कि मैं जो 5 करना है या मुझे 7 करें,
जनरली ये कहा जाता है कि अगर आपकी ऑडियंस पार्टिसिपेंट जो है वो बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं है, बहुत ही आम कंज्यूमर है, तो आप 5 दे दो, इतना टेक्सिंग मत करो। बट अगर आप एजुकेटेड ग्रुप से डील कर रहे हो, स्टूडेंट से कुछ स्टडी कर रहे हो, तो यू कैन गो विद द 9 जो प्रोफेशनल से कराओ। लेकिन मेरा एक पॉइंट ये भी है कि आजकल हम ऑनलाइन सर्वे करते हैं, फोन से सारे खोलते हैं, 5 तो बड़ी मुश्किल से दिखती है स्क्रीन पे, 7 दिखेगी नहीं, ऐसे वो करेगा नहीं। जो सामने दिखेगा वो सामने से वो है नहीं, आधा कुछ भरने के बाद तो गलती से स्वैप होगी, तो उसने कहा हाँ और भी ऑप्शन थी, ये तो पता ही नहीं था, तो कैसे पता लगेगा। तो मोबाइल स्क्रीन और इन सब चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। तो बेटर है 5 दे दो और 2 अच्छे रेफरेंस अपनी जेब में रखो, कि अगर किसी वीडियो में पूछेगा कि आपने 7 क्यों नहीं लिया, तो आप वो 2 रेफरेंस चिपका कर अपनी जांच शुरू कर लेना कि ये हमने भी एक्सपर्ट से पूछा था एंड हमें लगा कि इंडियन प्रेजेंटेशन में ये प्रॉब्लम है, ये अपने रेफरेंस दिए होते हैं अच्छे वाले पेपर से। यू कैन ऑल्सो गो टू द आर्गुमेंट एंड यू कैन वो नच करने वाले हो तो उनका एक्शन को मतलब नहीं होता, नहीं तुम्हें पता ही कुछ हो नहीं सकता, मैं पूरी स्टडी करूंगी क्या, या उसकी ईगो मसाज करते हो, आप कह लो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, अगली स्टडी में जरूर करने करो। But right now we cannot do it instead because we have already collected the data. So be very open as well as very polite to share your opinions about अपना thought जरूर share कर दे कि क्या था। पहला ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चन कोई मार्केट में मत निकल के चले जाओ, क्योंकि पहले ड्राफ्ट में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, तो इसीलिए पायलट एंड टेस्टिंग बनाया हुआ। प्री टेस्टिंग और पायलट टेस्टिंग में क्या डिफरेंस होते हैं? होता भी है कि नहीं होता है? पायलट टेस्टिंग की जगह से हॉस्पिटल के अंदर चली बात नहीं कर सकते अच्छे ना, तो पायलट में क्या करवा रहे हैं? पायलट में टेस्टिंग करवाया है, तो फिर टेस्ट किसका होगा? आज मेरा उधर से पूछने का मन है, वो क्लस्टर जो पीपीटी तैयार कर रहा है, प्री टेस्टिंग पायलट टेस्टिंग सुना है कभी वर्ड? मैम बताओगे प्री टेस्टिंग पायलट टेस्टिंग? आप ही तो बोल रही थी। What you have read, ma'am? Please share that. So what we do in literature review? Why I'm not saying it literature review? If you have come up with the variables, literature review क्यों नहीं बोला मैंने, उसको प्री टेस्टिंग क्यों बोला? You are trying to suggest me that pre testing is same as literature review? मैंने ठीक समझा ना, आपने यही बोला ना मुझे कि हम वेरिएबल आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्री टेस्टिंग में, आपने यही बोला ना। अच्छा मैम ने मेंशन किया since she is doing PhD. My question is who has done the PhD? वो बताएंगे ताकि मैम को ये क्लियर हो जाए कि जिनको पीएचडी हो गई उनको सब बात है। मैम प्री टेस्टिंग अगर हम एक्सपर्ट से करें तो मतलब और अगर हम एक्सपर्ट से करते हैं चाहिए और पायलट टेस्टिंग हमने ऑडियंस से करना। कोई और कौन बोल रहा है प्लीज? हाँ जी मैम। ओके ओके so that means the difference is of the number of the people who. Okay, anybody else? Testing and post testing हम लोग लेते हैं, पैरामीटर को हमें चेक करने और फिर आप कॉलेज स्टडी करने जा रहे हैं तो पैरामीटर मिलेंगे कि नहीं, समटाइम्स फुल एरिया में हमने आप काउंटेड कर रहे हैं वो सकता है यहाँ पर हम वो सारी ये प्रोजेक्ट टेस्टिंग के लिए भी कि जिस एरिया में हम जा रहे हैं अपने पायलट को टेस्ट करने के लिए अपने स्टेट को या वो चीज वहां हमें है कि नहीं अवेलेबल, उस पैरामीटर से रिलेटेड हमें वो रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई और बताएगा?
तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तो सॉल्व लोकल पहले हर तो इस लोकल को ऐसे लाना है तो लोगों के लिए कोई फाइनल वाला एग्जाम दिखा देगी वो टीचर फिर बता सकते हैं पर किस पे करते हैं फिर, किस पे करते हैं? वो ग्रुप तो जरूरी नहीं हो, पर कौन हो सकता है? कोई और रिप्रेजेंटेटिव उसी तरीके का यू वांट टू चले, वही कह रहे हो ना, मतलब वो लोग नहीं हो पर उसी तरीके के लोग हो। हाँ देखो, प्री आपने वैलिडिटीज के बारे में सुना है, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी। तो प्री टेस्टिंग बेसिकली हम ना कंटेंट वैलिडिटी एंड फेस वैलिडिटी करते हैं, जैसे मैंने बोला टू एक्सपर्ट्स। उसमें जरूरी नहीं कि सारे एक्सपर्ट्स ही हो, कई बार जो जिनके ऊपर पोटेंशियल रिस्पोंडेंट है आप उनको भी बुला सकते हो, पर 2-3 बहुत सारे एक्सपर्ट्स नहीं होते, उसमें 4-5 को दिखा देते हो कि हमारा कंटेंट कवरेज कंप्लीट है कि नहीं, हमारी स्टेटमेंट समझ आ रही है कि नहीं। या जैसे अभी हमने स्केल डेवलप किया, मैंने 7 पे ले लिया, तो मेरा एक्सपर्ट मैंने ये कह सकते कि नहीं, जिस तरह के रिस्पोंडेंट हम 7 पे नहीं, हम 5 पे चले गए, ये 2 पे चले गए, दैट वुड बी बेटर। तो 2 तरीके से वो आपकी कंस्ट्रक्ट को देखेंगे। जब हम पायलट टेस्टिंग करते हैं तो हम साइकोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्ट देखते हैं, किसकी रिलायबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही, वैलिडिटी कंस्ट्रक्ट की नहीं आ रही है, आ रही है। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ मेरे रिस्पोंडेंट को बात में उसी कंटेक्स्ट में समझ लेना चाह रही हूँ। तो जो साइकोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट आर चेक ड्यूरिंग पायलट टेस्टिंग। और प्री टेस्टिंग में हम इनकी फेस वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर हम इंटरव्यूज मेथड करने हैं तो फोकस ग्रुप और इंटरव्यू मेथड में हमारा सेमी स्ट्रक्चर काइंड ऑफ क्वेश्चनर होता है। और बस इतना, अगर आपकी जो पायलट टेस्टिंग एंड प्री टेस्टिंग होती है ऐसे सबमिटिंग हियर, तो उसके बाद हमारा फिर खत्म हो जाता है क्वेश्चनर डिजाइन करना। सो पोस्ट कंस्ट्रक्शन फेज में बेसिकली जब हमने डेवलप कर लिया तो हम उसको प्री टेस्टिंग पायलट टेस्टिंग करके फाइनलाइज कर लो, ठीक है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? एनी क्वेश्चन? बताइए। क्वेश्चन पर आ गए तो ऑप्शन का और मैं ऑप्शन करेंगे लाइक क्वेश्चन मैंने भी कितना इम्पोर्टेंट है जो ऑप्शन का है। मैम कभी आप निकट स्टेट पूछो या एक क्वेश्चन की ऑप्शन पूछो? क्वेश्चन की ऑप्शन इसीलिए तो हम प्री टेस्टिंग और पायलट टेस्टिंग कर रहे हैं ना मैम। आप एक क्वेश्चन चलो आप बताइए, इमेजिनरी कोई क्वेश्चन बनाइए जैसे आपके दिमाग में। कंटेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द तो इसको आप निकट स्केल से पूछोगे ना, तो 5.7 स्केल वही चलेगा। देखो 2 तरह की चीजें हैं, जैसे मैंने बोला कि न्यूज पेपर विच न्यूज पेपर डू यू रीड, एक क्वेश्चन की ऑप्शन का ये हो सकता है कि मैं 5 न्यूज पेपर की ऑप्शन दूं, मैं 7 न्यूज पेपर की ऑप्शन दूं, या मैं जेनरिक ऑप्शन दूं कि इंग्लिश न्यूज पेपर, हिंदी न्यूज पेपर, रीजनल न्यूज पेपर, और एनी टू ऑफ देम, एनी ऐसे। अब मैं अगर दे रही हूँ, देखो यहाँ पर बहुत, यहाँ पर एक्सपर्ट आता है, आपने क्वेश्चन बना दिया विच न्यूज पेपर डू यू रीड, अब आप न्यूज पेपर का नाम नहीं देना चाहते, आप उसको जेनरिक कर रहे हो, इंग्लिश न्यूज पेपर, हिंदी न्यूज पेपर, पर कुछ लोग ऐसे को दोनों पढ़ सकते हैं, तो मैंने बोथ का ऑप्शन तो दिया है, तो वहाँ पे बोथ भी होना चाहिए, एनी वन ऑफ देम भी होना चाहिए, या व्हाटएवर अवेलेबल है, तो बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि बिजनेस न्यूज पेपर भी होना चाहिए, केंद्र 5.7 मैंने बताया आपको, मैंने आप अपने लिटरेचर देखो, आप अपनी पुरानी स्टडी देखो, ज्यादातर लोगों ने 5 पॉइंट लगाया या 7 लगाया, जो लगाया वो लगा 5 से कम नहीं होना चाहिए, 9 से ज्यादातर ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे कोई कोई आपको बुक्स में तो 4 वाला भी मिल जाता है, वो लोग कहते हैं न्यूटन का वो पैदा तो होता नहीं, पीपल फील लाइक दैट। एनी अदर क्वेश्चन? अगर क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं तो हाइपोथेसिस तो होगी ना, क्वांटिटेटिव हाइपोथेसिस होती है,
क्वालिटेटिव में आप प्रिजम्पशन दे रहे हो, प्रपोजिशन दे रहे हो अगर आप मॉडल से जस्टिफाई करें, लेकिन सिर्फ हाइपोथेसिस तो आपको क्वांटिटेटिव में करनी पड़ेगी ना। मॉडल जहां पर आप चेक कर रहे हो, रिलेशनशिप जहां कर रहे हो, हाइपोथेसिस है क्या? हाइपोथेसिस है assumption अबाउट व्हाट। मैं ये मान के आ रही हूँ कि आप सबको बेसिक ऑफ रिसर्च पता है। मैंने आपको ये नहीं बताया रिसर्च क्या होती है, रिसर्च का फायदा क्या है, ये मेरी हाइपोथेसिस है। अब जो मैं आपको लेक्चर देने के बाद मैं इसको अप्रूव और डिसअप्रूव करूंगी कि हाँ इनके साथ इनका मेरी assumption थी कि इनको इतनी बेसिक नॉलेज पता है एंड डायनामिक्स सेम हम कंस्ट्रक्ट में लेते हैं कि हम कहते हैं एक्स एंड वाई का कुछ रिलेशन है, तो ये हम थ्योरेटिकली बुक्स में करते हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को कहते हैं। एक्चुअल रिसर्च जब हम करते हैं तो नल हाइपोथेसिस को काम नहीं करते, तो हम इक्वेशन में उठाते हैं कि लोगों ने इसका रिलेशनशिप पॉजिटिवली बनाया है या नेगेटिवली बनाया, इसलिए हम ऑल्टरनेट चेक करते हैं। एक्स वेरिएबल सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस वाई, पॉजिटिवली और नेगेटिवली व्हाटएवर वी सपोज। तो ये मेरी assumption है, हाइपोथेसिस की है, जब इसको चेक कर रही हूँ लेट्स सी इक्वेशन यही क्या है, मेरे केस में ये चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, देन वी डू इट विद द टेस्टिंग। ठीक है, एनी अदर डाउट किसी का? ठीक है, फिर सेशन वाइंड अप कर। थैंक यू। हाँ जी।